ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित का वीकेंड एडिशन। भारत भरोसे का पर्यायवाची है। जो इस बात को समझते हैं वो भारत की कीमत जानते हैं, और जो नहीं समझते उन्हें एक ना एक दिन अपनी गलती या नासमझी का एहसास जरूर होता है, जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धीरे धीरे सही होने लगा है। कल ट्रंप को भारत के खोने का दर्द सताया और आज उन्होंने अपने सबसे सच्चे और पक्के दोस्त को कभी न खोने का इजहार कर दिया। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के खास रिश्ते का हवाला दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती का जिक्र किया और कह दिया कि ये दोस्ती वो नहीं तोड़ेंगे। ऐसे में भारत ने भी इसे हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की भावनाओं का पूरा सम्मान किया। सवाल यह है कि भारत की जो न हारूंगा और न पलायन करूंगा वाली अडिग नीति है और मोदी की देश नहीं झुकने दूंगा कि जो अविचल मंत्र है, उसका एहसास क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को भी हो गया है, जो वो अपनी भूल सुधारने में इस तरीके से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी भूल का एहसास हो गया तो भला मोदी उन्हें मौका क्यों नहीं देंगे। ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती कभी न तोड़ने का ऐलान किया, उन्हें महान बताया, भारत और अमेरिका के विशेष संबंधों की दुहाई दी। तो बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाए। पहले सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, और फिर मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगी। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. दरअसल भारत मौसम की तरह नहीं बदलता। हमारी विदेश नीति हिमालय की तरह अडिग अविचल है। दोस्त भले ही भटक जाए, भारत नहीं भटकता, बल्कि भटके हुए दोस्त को भारत सुधरने का मौका देता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। इस पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को टैग भी किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका ट्रंप मोदी की विशेष दोस्ती की मिसाल दी और साथ ही ज्यादा कुछ कहने से उन्होंने इनकार किया, शायद इसलिए क्योंकि ट्रंप को अभी दोस्ती की कसौटियों पर परखना बाकी है। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. दरअसल ट्रंप यूं ही तो नहीं बदले, इसकी कुछ ठोस वजह हैं, उनके बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी आप उनका 24 घंटे पुराना दर्द बयां देखिए, जो उन्होंने अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया। ट्रंप ने लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे में डूबे चीन के हाथों खो दिया। ईश्वर उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध करे। इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की। शायद ट्रंप को भी अब अपने सच्चे दोस्त की अहमियत समझ में आने लगी, इसीलिए तो उनके तेवर और सुर दोनों नरम पड़ रहे हैं। लेकिन उनके चंद सलाहकार हैं जिनकी गुंडागर्दी वाली जबान अभी भी नहीं बदली। वो अमेरिका और भारत के रिश्तों की जड़ में मठा डालने पर आमादा हैं। ट्रंप की मंडली में शामिल 3 चेहरे ऐसे हैं जो कहने को ट्रंप के सलाहकार, लेकिन सही मायने में उनकी मिट्टी पलीत करवा रहे हैं। ऐसे लोगों में ट्रंप के वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड लटनिक, व्यापार सलाहकार पीटर नवारो और आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट हैं।
लटनिक का कहना है कि भारत 1-2 महीने में अमेरिका से माफी मांगेगा, डील की कोशिश करेगा। नवारो तो सारी सीमाएं लांघते हुए रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध यहां तक कह गए हैं। रूस से भारत की तेल खरीद को ब्राह्मणों की मुनाफाखोरी बता चुके हैं। वहीं हेसेट ने भारत पर रूस की यूक्रेन युद्ध को धन मुहैया कराने का आरोप लगा दिया। तो ट्रंप के इन बिगड़ैल सलाहकारों में शुमार वाणिज्य मंत्री लटनिक का बयान आपको सुनाते हैं, जिनकी भाषा किसी लंपट से कम नहीं है। You think it feels good to fight with the biggest client in the world, but eventually your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. दरअसल कारोबारी समझौते से तो इनकार है नहीं, लेकिन मिस्टर लटनिक, ऐसा तो हरगिज नहीं होगा कि भारत माफी मांगेगा। अमेरिका के मंत्री को अगर कोई मुगालता हो तो उन्हें अपने दूसरे बड़बोले सहयोगी नवारो को भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मिला जवाब गौर से सुनना चाहिए। In the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro, and obviously we reject them. दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं। यकीनन ट्रंप को अपनी बदजुबान मंडली पर लगाम लगानी चाहिए, वरना ऐसे लोग उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है, जब ट्रंप के ही सुर बदलने लगे हैं तो उनकी टोली भी अपने नेता की बोली ही बोलेगी। लेकिन बड़ा सवाल, और वो ये, ट्रंप के सुर आखिर बदले कैसे? तो इसकी कुछ ठोस और जीवंत वजह हैं, आपके सामने रखती हूं। पहली वजह, ग्लोबल मीडिया में ट्रंप की पोल खोल। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से 2 टूक कह दिया था, भारत पाकिस्तान सीजफायर में ट्रंप साहब आपका रोल नहीं है। वहीं जर्मनी के अखबार फैस की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बार भी फोन नहीं उठाया। दूसरी वजह, प्रधानमंत्री मोदी का जापान चीन दौरा। मोदी ने चीन से पहले जापान की यात्रा की और जिस तरह से भारत अपने बाजार में अमेरिका के मांसाहारी डेयरी उत्पादों की एंट्री देने पर रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से जापान भी अपनी मार्केट में अमेरिकी चावल की एंट्री देने से साफ इनकार कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जापान के बाद फिर चीन पहुंचे, वहां एससीओ समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और इस दौरान पुतिन, शी जिनपिंग के साथ उनका वीडियो, उनकी केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी, वायरल हुई और शायद ये सब देखकर ट्रंप भी बेचैन तो जरूर हुए हैं। तीसरी वजह, प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा में न जाने का फैसला। इसी महीने के अंत में न्यूयॉर्क में यूएन की बैठक है, इस पे खुद मोदी नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजेंगे। जाहिर है ये भी ट्रंप के लिए एक संकेत, एक मैसेज तो हो सकता है। चौथी वजह, ब्रिक्स समिट से दूरी। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने परसों वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होंगे और इस मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। मोदी की इस मीटिंग में शामिल ना होना एससीओ समिट पे उनकी भागीदारी को संतुलित करने की, बैलेंस करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पांचवी वजह, भारत का आर्थिक सुधार। अभी हाल ही में भारत की इस साल की पहली तिमाही की विकास दर का आंकड़ा सामने आया और पूरी दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि भारत ने इस दौरान 6.7% की विकास दर के अनुमान से कहीं आगे बढ़कर 7.8% की जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। इस बीच जीएसटी में भी हमने बड़ा सुधार कर लिया है, अब सिर्फ 5%, 18% के 2 जीएसटी वाले स्लैब रह गए हैं। इस बदलाव से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, चीजें सस्ती होंगी, जाहिर सी बात है उपभोग बढ़ेगा, तो साफ है इससे कहीं ना कहीं अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई होगी। तो भारत सरकार की ये सूझबूझ है जिससे अमेरिकी टैरिफ का कुछ खास असर हम पर तो नहीं होने वाला। ऊपर से अपनी टैरिफ नीति पर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने घर में अमेरिका में घिरते जा रहे हैं।
why did Trump put this 50% tariff on India? As near as we can tell, it's because Modi refused to give Trump credit for ending the India-Pakistan conflict from a few months ago. And while Pakistan wanted to nominate Trump for a Nobel Peace Prize, Modi didn't play ball on that. So because Trump was personally affronted, we're alienating a crucial partner and a crucial ally. The president is saying that India, that the U.S. has lost a key partner to China. I mean that certainly is a net positive for Beijing. But again, what he says today could be very different from what he says tomorrow. दरअसल ट्रंप और मोदी की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री की वापसी के आसार अब दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की टोन बदल रही है और ऐसे में इस पर भारत में भी सुर संग्राम शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश की फॉरेन पॉलिसी को एक नया स्वरूप दिया। इन दोनों डेमोक्रेसीज के बीच में अच्छा रिलेशन रहना स्वाभाविक ही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्ति अभी पृथ्वी पर कोई नहीं है और हम उस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। निगोशिएटिंग एबिलिटीज को रिड्यूस कर देंगे ना तो हासिल के नाम पे 0/सन्नाटा। ये भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है। इसकी फॉरेन पॉलिसी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भारत है। मोदी जी क्या कह रहे हैं, ट्रम्प क्या कह रहे हैं, दोनों एक सही लोग दिखते हैं मुझे तो। व्यक्तित्व दोनों का एक सही है। ये तो हुई राजनेताओं की बातें, लेकिन ट्रंप के मोदी और भारत प्रेम पर कूटनीति के जानकार क्या कह रहे हैं, अब जरा उन्हें भी सुनिए। Mr. Modi has done the correct thing diplomatically. That is responding to a tweet in the best diplomatic fashion. But I do not think these two tweets make much of a difference at this stage. The United States cannot ignore India, and President Trump have a good relation. There's a huge diaspora of Indian are in the United States. So when the President of the United States addressing them, he wanted to send a message through them also, that India matter for the United States, and the Indian diaspora matter for the American business and the American welfare. तो अब आगे क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ट्रंप प्रधानमंत्री को फोन करेंगे? क्या दोनों की दोस्ती एक बार फिर से परवान चढ़ेगी? क्या वो भारत में क्वाड समिट में हिस्सा लेने आएंगे? क्योंकि टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप की भारत यात्रा पर तो धुंध के बादल छाए हुए हैं। ये वो तमाम सवाल हैं और इनके जवाब से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते और मोदी ट्रंप की दोस्ती के दोबारा पटरी पर लौटने के आगे सबूत मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। एनडीए का संभावित सीट फॉर्मूला सामने आने के बाद आज सीटों को लेकर खबर आई है महागठबंधन के कैंप से। पटना में तेजस्वी यादव के घर गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में संभावित सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकाल लिया गया है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक कांग्रेस को 66 सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस ने मांग 70 सीटों की थी, लेकिन 66 सीटों पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। इस वक्त बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी मुकेश साहनी वाली पार्टी शामिल है। लोकसभा चुनाव में ये सभी दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेएमएम के साथ पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी की भी एंट्री आने वाले दिनों में संभव है महागठबंधन में। इससे पहले खबर यह आ रही थी कि पिछले चुनाव की परफॉर्मेंस को देखते हुए कांग्रेस की सीटें काफी घट सकती हैं। नए सहयोगियों की एंट्री की भरपाई भी कांग्रेस की सीटों की संख्या कम करके ही जाएगी। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाकर रखी है और साथ ही तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी का पेंच फंसाकर भी कांग्रेस ने लग रहा है अपना दबाव बनाए रखा है। माना यह जाता है कि 2020 में कांग्रेस ही वो कमजोर कड़ी थी जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी।
तब 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। स्ट्राइक रेट 52% का था। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 19 जीती थी। स्ट्राइक रेट महज 27% का था। लेफ्ट पार्टियां 29 पर चुनाव लड़कर 17 हासिल कर पाई थी। स्ट्राइक रेट 58% का रहा था। अब की बार महागठबंधन के बाकी दलों को कितनी सीटें मिलती हैं, इसका अभी इंतजार है। वैसे जब पटना में आज महागठबंधन की बैठक चल रही थी, उसी दौरान केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख वीटी बलराम के इस्तीफे की खबर भी आ गई है। केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से बिहार और बीडी की तुलना वाला पोस्ट याद है ना आपको, कल ही जारी किया गया था। आरजेडी और तेजस्वी यादव की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने इनका अब इस्तीफा ले लिया है। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में हुए बवाल के बाद मांग उठ रही है कि दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में राष्ट्रीय चिन्ह लगाने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हजरत बल दरगाह में लगे एक शिलापट पर हुई तोड़फोड़ के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की घटना को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान देकर धार्मिक आस्था से जोड़ दिया है। शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी के मौके पर हजरत बल दरगाह में हुई शिलापट का राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले में उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा। आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। लेकिन इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक कदम और आगे बढ़कर शिलापट पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाने जाने को इस्लामी परंपराओं और आस्था से जोड़ते हुए हजरत बल दरगाह में पत्थर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं। जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की उस बोर्ड के साथ जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है। बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर। दरअसल 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरक्षा अंद्राबी ने हजरत बल दरगाह के जीर्णोद्धार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसमें शिलान्यास के पत्थर पर देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर भी थी। लेकिन शुक्रवार को हजरत बल दरगाह में नमाज के बाद उमड़ी भीड़ ने मजहब के खिलाफ बताते हुए शिलापट पर लगे अशोक स्तंभ को पत्थरों से तोड़ दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग उठ रही है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, जहां यूनिवर्सिटी में शुरू हुए विवाद का बवाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। नाराजगी की जद में योगी के मंत्री और पुलिस है। आज प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई कर छात्रों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की गई। बुलडोजर की दहाड़ बाराबंकी में गूंज रही है, जिसकी जद में आया है रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का यह अवैध निर्माण। प्रशासन के दो पीले पंजों ने कुछ ही मिनटों में इस बड़ी सी इमारत को जमींदोज कर दिया। एसआरएम यूनिवर्सिटी कैंपस में जिस तरह से अवैध कब्जे की बात थी, आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और जो अवैध निर्माण था उसको बुलडोजर नस्तनाबूद कर रहा है। आपके सामने ये देखिए। बाराबंकी के जिस यूनिवर्सिटी में ये बुलडोजर गर्जा है वो बीते कुछ दिनों से यूपी की सियासत के केंद्र में है।
इसी यूनिवर्सिटी के परिसर में 1 सितंबर को एबीवीपी के छात्रों की बेरहमी से पिटाई हुई थी। दरअसल एबीवीपी से जुड़े लॉ स्टूडेंट्स कोर्स की मान्यता रद्द होने के बावजूद छात्रों के दाखिले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई ने यूनिवर्सिटी की पुरानी फाइल भी खोल दी थी। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में बुलडोजर कार्रवाई का आधार स्थानीय लोगों की पुरानी शिकायत को बनाया है, जिसमें आरोप है कि विश्वविद्यालय ने गांव की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर दिया था। अधिकारियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी का सर्वे जारी है, जैसे जैसे अवैध निर्माण की जानकारी मिलेगी वैसे वैसे बुलडोजर आगे बढ़ता जाएगा। अभी सर्वे में यही एनिमल हाउस लिखा हुआ, यही रूम मिला हुआ है, इसे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जैसे ही सर्वे आगे बढ़ेंगे, जहाँ जमीन मिलेगी आगे कार्रवाई की जाएगी। ये सरकारी जमीन थी सर? हाँ, सरकारी। पुलिस कार्रवाई में एबीवीपी छात्र संगठन यूपी सरकार से भी नाराज था। छात्रों ने सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई करने का वक्त दिया था, जिसकी पहली किस्त बुलडोजर कार्रवाई के रूप में सामने आ चुकी है। और अब वीकेंड एडिशन में आज का स्पेशल शो तबाही की ग्रहणवाणी। क्या चंद्रग्रहण से बदलने जा रही है दुनिया की चाल? क्या चंद्रग्रहण की वजह से मचने वाली है तबाही? क्या 7 सितंबर का ग्रहण धरती पर सितम ढाने वाला है? क्या होगा? क्या कुछ भयानक होगा? क्या कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना ना की गई हो? आखिर क्यों बढ़ी हुई है दुनिया की धड़कनें? मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ अगले 14 दिन जल प्रलय, सुनामी, भूकंप रहेंगे ही रहेंगे। क्यों ज्योतिष विज्ञान इस ग्रहण को बता रहा है खतरनाक? 7 सितंबर को निश्चित तौर पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ने वाला ये ग्रहण हितकारी नहीं कहा जा सकता। 7 तारीख को ग्रहण और 8 तारीख को पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ग्रहण और पितृपक्ष का योग क्या वाकई में बना रहा है तबाही का संयोग? ये ग्रहण बहुत ही अशुभ है। इस ग्रहण के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। इतनी आसानी से इससे निजात नहीं मिलेगी। तबाही का ग्रहण। कहते हैं मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। यानी भगवान को आप जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में देखते हैं। किसी को पत्थर में भगवान नजर आता है, किसी को पत्थर सिर्फ सामान्य पत्थर की तरह ही दिखता है। हमारे देश में ग्रहण को देखने का 2 नजरिए हैं। पहला है धार्मिक नजरिया और दूसरा विज्ञान वाला नजरिया है। आज के वैज्ञानिक युग में चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना के रूप में समझा जाता है, लेकिन भारत में लोग वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को भी महत्व देते हैं। आज इस रिपोर्ट के जरिए हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि अगर धर्म के जानकार कुछ कह रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धराली में जो हुआ, क्या वो ग्रहण के बाद आने वाली तबाही का ट्रेलर भर था?
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कटरा में जो हुआ, क्या वो कयामत का काउंटडाउन है? हिमाचल के कुल्लू, मनाली, मंडी, चंबा में जो हुआ, क्या वो आगे भी हो सकता है? चंद्रग्रहण से महीने भर पहले देश के बड़े हिस्से में आसमान से तबाही बरसी। सैकड़ों लोग काल के काल में समा गए, गांव-गांव, शहर-शहर डूब गए, पानी में तबाह और बर्बाद हो गए। क्या इन तस्वीरों का ग्रहण के ग्रह नक्षत्र से कोई लेना देना है? 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 14 दिन बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष का विज्ञान और गणना करने वालों का ज्ञान कहता है, महीने भर में अगर 2 ग्रहण लगते हैं तो ये देश, दुनिया, समाज के लिए ठीक नहीं होता। और इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ है, तबाही मची है। कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो खतरनाक रहा है। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगा था। तब नेपाल में भूकंप आया और दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत डोल गया। जनवरी 2018 में चंद्र ग्रहण से ठीक पहले दिल्ली में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। यही वजह है कि ज्योतिष की गणना करने वाले इस ग्रहण को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण में जलीय आपदा, भूकंप की स्थितियां जरूर बनेगी, ऐसा योग बनता है। 13 तारीख से 27 तारीख के बीच में पूरे विश्व में भूकंप आता दिखाई देगा आपको। और जब भी चंद्र ग्रहण होता है उसके 48 घंटे में अप्रिय घटना जरूर घटती है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, ट्रेन दुर्घटना हो या सुनामी हो। मैं आपको क्लियरली ये बात चैलेंज कर टीवी पर लाइव बता रही हूँ, टाइम के साथ। प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये जो 7 सितंबर का ग्रहण है, यहाँ से लेकर 21 सितंबर तक में बहुत सारी जलीय घटनाएं हो सकती हैं। जलीय घटनाएं। और इस समय पर भूकंप आ सकते हैं। बहुत सारे लोग एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सत्ता में परिवर्तन आ सकता है। भाई इधर रोक दो गाड़ियां, इधर रोक दो, इधर रोक दो, रोक दो इधर। वो गया, ये गया, वो बाहर निकलो। ज्योतिष चेतावनी दे रहे हैं, आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। देश ऐसी चेतावनी सुनकर इसलिए भी सहमा है क्योंकि पूरे मॉनसून के महीने में हिंदुस्तान ने जैसी तबाही देखी वैसी पहले कभी नहीं देखी थी। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के बाद भारी बारिश का दौर और भयानक हो सकता है। और तो और देश के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त बेहद मुश्किल बताया जा रहा है। आने वाला समय भारत के लिए 30 अक्टूबर तक निश्चित परेशानियों भरा रहेगा। इस दौरान जल प्रलय, भारी बारिश से प्रलय रहेगी। तो लोगों को पहाड़, इस तरह की पानी वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का पाठ, शिव जी की पूजा, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को सिरोधार किया हुआ है, अपने सर पे धारण किया हुआ है। गंगा उनके केशों से निकल रही हैं, तो सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए शिव की पूजा करते रहिए। कहा जा रहा है इस साल का ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है क्योंकि ऐसा दशकों बाद हो रहा है जब ऐसा दुर्लभ योग बना। ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का एक साथ होना खतरनाक संयोग का इशारा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 7 सितंबर से ही पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं और मंगल 13 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर नीच राशि में जा रहा है, जो कि तुला राशि है। और मंगल का ये राशि परिवर्तन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आने वाला है, जैसे प्लेन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना के साथ कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें भूकंप नंबर 1 है, नंबर 2 पे सुनामी है, नंबर 3 पर पानी से जुड़े विवाद या पानी से जुड़ी हुई परेशानियां, या समुद्र के अंदर ज्वार भाटे की ऊंची ऊंची लहरों का उठना, या किसी शहर का ही बिल्कुल पानी के अंदर बह जाना, या बड़ी मुसीबत आना। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है, जिसे रहस्यमय राशि कहा जाता है। सप्तक योग बन रहा है जिसमें सूर्य, बुध और केतु सामने हैं। कुंभ राशि को वैसे भी एक मिस्टिकल राशि कहा जाता है, रहस्यमयी राशि है। कुंभ घड़ा, जैसे भी इलाहाबाद में, प्रयागराज में
कुंभ का मेला लगा। कुंभ प्रदर्शित करता है अंदर बहुत कुछ है, अंदर बहुत कुछ है, वो बाहर निकलना है। अमृत भी हो सकता है, उसमें विष भी हो सकता है, तो ये संघर्ष का समय होता है। धर्म और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि चंद्र ग्रहण का असर ही भूकंप के रूप में आता है। प्राचीन भारत के विद्वान वराहर मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों पर लिखा। वराहर मिहिर के मुताबिक ग्रहण से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद के बीच भूकंप आ सकता है। कभी कभी ये ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी आ सकता है। अभी अफगानिस्तान में पिछले 5 दिन से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। हजारों लोगों की मौत भूकंप की वजह से हुई है। सवाल तो ये है कि क्या इससे भी भयानक वाला भूकंप आने वाला है? पूरे विश्व में कहीं पर भी आपको भूकंप के झटके लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये साल भी 2025 यानी कि 9 का है, और जब ये ग्रहण पड़ रहे हैं तो वो सितंबर के महीने में पड़ रहे हैं। अभी ऊपर वाला चाहता तो ये ग्रहण जनवरी में दे सकता था, फरवरी में दे सकता था, लेकिन देखिए सितंबर का महीना और 9 तारीख तो अभी आई नहीं है, 7 तारीख उससे पहले ग्रहण है, उसके बाद 9/9/9/9वां महीना, 9 तारीख, 9वां साल, तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर हाँ खतरा तो है। और खतरे की घंटी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है वो खड़ा रही है, और जिसमें ज़मीनों का खिसकना, ज़मीनों का फट जाना, बादल का फट जाना, बादल की वजह से प्रॉब्लम होना, धार्मिक स्थानों में प्रॉब्लम होना, पहाड़ों का खिसक जाना, और केदारनाथ जैसी फिर कोई एक अप्रिय घटना किसी धार्मिक स्थान पर होना। ज्योतिष में ग्रहण का बहुत महत्व माना जाता है। आमतौर पर ग्रहण के बाद हवा की गति बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के सामने एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो विवर्तनिक गति की संभावना बढ़ जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो गुरुत्वाकर्षण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे पूर्णिमा के दिन समुद्र में सबसे अधिक ज्वार आता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल के कारण गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि या कमी के कारण भूकंप आते हैं। क्या देश और दुनिया के लिए वाकई में ये ग्रहण अशुभ है? सवाल तो ये है, क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असर भी खतरनाक होने वाला है? ये किसी मुसीबत का कारण बन सकते हैं, जैसे बड़ी सुनामी, जैसे पानी से जुड़ी कोई बड़ी समस्या, जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारी युद्ध की स्थितियों का होना, या फिर से कोविड जैसी कोई बड़ी बीमारी का आना, घर में माता पिता की तबीयत का खराब होना, शेयर मार्केट का अप डाउन होना, और डाउन होना ज़्यादा, नुकसान लोगों को ज़्यादा होना, लोगों का मन परेशान होना। और यही एक कारण है किसी बड़ी मुसीबत का, जिसमें हम कह सकते हैं किसी बड़े नेता अभिनेता से जुड़ी हुई कोई परेशानियाँ भी और उनसे जुड़ी बैड न्यूज़ भी सामने आ सकती हैं। चंद्र ग्रहण की शुरुआत रविवार की रात 9:57 से होगी। रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण का समय है, यानी कुल 3 घंटे 29 मिनट तक चंद्र ग्रहण प्रभावी होगा। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लिहाजा इसका पूर्ण प्रभाव रात 11 बजे शुरू होकर रात के 12:22 तक चलेगा, यानी 82 मिनट का पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोपहर 12 बजे के बाद भगवान का पूजन नहीं होगा। मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रविवार दोपहर 12 बजे के बाद दर्शन भी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूजा पाठ का काम सुबह में ही निपटा लें। अगर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना हो तो 12 बजे से पहले ही चले जाएं। काल ग्रहण के बाद खत्म होगा, यानी धर्म कहता है कि कल शाम को मंदिरों में पूजा नहीं होगी। किसी भी मंदिर या घाट पर होने वाली संध्या आरती नहीं होगी। वाराणसी, पटना, हरिद्वार के घाटों पर होने वाली गंगा आरती दोपहर में ही कर ली जाएगी। धर्म के जानकार और विद्वान कहते हैं सूतक काल में भगवान का भजन करें, भगवान की मूर्ति को स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए। हालांकि धर्म छोटे बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों को इससे छूट देता है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए बने हुए भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दें,
क्योंकि ग्रहण रविवार को है और रविवार को तुलसी पत्ता तोड़ने की मनाही होती है, लिहाजा बेहतर होगा आज ही तुलसी तोड़कर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के और करीब जाएंगे तो चंद्र ग्रहण में 2 तरह के स्नान की परंपरा मानी जाती है। एक ग्रहण स्नान होता है जिसमें लोग ग्रहण के दौरान नदी तालाब में डुबकी लगाते हैं, पुण्य का भागी बनते हैं। जो नदी तालाब के पास नहीं है वो घर में भी स्नान कर सकते हैं। दूसरा स्नान ग्रहण के बाद का होता है जिसे उग्रास स्नान कहा जाता है। धर्म कहता है कि ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और बिना स्नान किए ना भगवान को छूना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि ये सब बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आस्था का ज्ञान ऐसा करने को कहता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना मानता है। उसके हिसाब से चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में ग्रहण के बाद दान पुण्य की मान्यता भी है। ज्योतिष के जानकार अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग चीजें दान करने की महत्ता बताते हैं। राशि की बात करी जाए तो शनि की सारसती आप पर चल रही है, तो मैं आपको मिला जुला कर कहूँ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी माँ का ध्यान रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। वृषभ राशि की बात करूँ तो ग्रहण आपके लिए अच्छा है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और अगर ग्रहण काल में आप महालक्ष्मी का हवन कर सकें तो मैं आपसे कहूँगी ज़रूर करें, बहुत उत्तम रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण अगर आपके लिए बात की जाए तो सरप्राइज लेकर आ रहा है और अपने घर का सपना आपका पूरा होगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है। मंत्र जाप करें, ओम गण गणपति नमः का जाप जरूर करें। कर्क राशि की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और उस पर ही ग्रहण लगने जा रहा है, तो मूड आपका थोड़ा सा खराब रहेगा और आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि, शनि की ढैया आप पर चल रही है, केतु पहले से ही वहां पर बैठा हुआ है। गेहूं का गुड़ का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बिल्कुल मन को विचलित ना करें। कन्या राशि की बात करें तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको तंग करेंगी, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको तंग करेंगी। आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है। आप जितना हो सके ग्रहण के बाद 8 तारीख को किन्नरों को दान करें। तुला राशि, ग्रहण आपके लिए अच्छा है, चीनी का दान आपके लिए अच्छा है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, थोड़ा सा मन पर काबू करें, सपने पूरे होंगे। बस क्रॉस योर फिंगर और पॉजिटिव सोचें। वृश्चिक राशि, ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए सपने पूरे होंगे, प्रॉपर्टी का सपना पूर्ण हो सकता है। धनु राशि की बात करें, शनि की ढैया आप पर चल रही है, आपको जो है आटा बेसन छाया पात्र का दान जरूर करना चाहिए। मकर राशि की बात करी जाए तो बहुत अच्छा है ग्रहण आपके लिए, आपकी है बल्ले बल्ले, पर सेहत थोड़ी सी खराब रहेगी। समाज में जो मान प्रतिष्ठा गिरी हुई थी वो सब वापस आएगी। सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि, आप ही की राशि में ग्रहण लगने जा रहा है और उसके बाद आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, तो आप इससे कैसे बचेंगे? काले तिल का दान करें और सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि, शनि की सारसती पर हैं आप भी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें और ऐसे टाइम पर इमरती का दान जरूर करें। चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह की जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं उसका अगर विश्लेषण करें तो बारिश, बाढ़, तूफान, भूकंप की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा में सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है। दुनिया में राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है। तख्तापलट, युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ आप तक आस्था और धर्म के विज्ञान का ज्ञान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश में करोड़ों लोगों की आस्था और भावना जुड़ी हुई है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां 10 दिन तक चले गणेशोत्सव के बाद आज बड़े धूमधाम से भक्तों ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश को विदाई दी। तस्वीर देखिए, भव्य लाल बाग के राजा की मूर्ति की, लाल बाग के राजा जिनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु देश भर से लाल बाग इलाके में पहुंचते हैं। लाल बाग के राजा विसर्जन स्थल की ओर बढ़े उसके पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।